गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे गज़ल। फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित पाठ जो गज़ल हमारे हिंदी पाठ्यक्रम में दिया हुआ उसको हम लोग पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम लोग इसका जो है कक्षा में पढ़ चुके हैं। सो एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं, दोहराते हैं कि हमने क्या क्या इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है उनको एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं पेज नंबर 59। गज़ल। नौरस गुच्चे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों को गुलशन के पर तोले हैं। ऑलरेडी इसका जो शब्दार्थ है सभी का शब्दार्थ हमने पीडीएफ के माध्यम से दे दिया है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो शब्दार्थ है उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, बाकी आप लोग पीडीएफ से दिए शब्दार्थ के अकॉर्डिंग जो है उसको पढ़ लीजिएगा। नौरस से युक्त मतलब जो नई नई पंखुड़ियाँ खिलती हैं, जो होती हैं नए रस से युक्त होती हैं। नाजुक मतलब होता है कोमल, गिरहे मतलब गांठें, उड़ जाने को यानी उड़ने के लिए, रंग मतलब वर्ण, और बू माने खुशबू, गुलशन का मतलब होता है बागीचा। प्रस्तुत जो पद्य खंड है, प्रस्तुत जो शेर है, इसमें फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि यह जो है एक तरह से उद्दीपन विभाव का शेर है, श्रृंगार का भाव अभिव्यक्त करने के लिए। इसमें कवि बताते हैं कि नौरस से युक्त, नए रस से युक्त पंखुड़ियाँ जो हैं धीरे धीरे करके जो है पंखुड़ियाँ जो है वो खुल रही हैं, या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो पूरे वातावरण में रंग और खुशबू नामक दो पक्षी हैं। पूरे वातावरण में रंग और खुशबू नामक दो पक्षी हैं जो नायक नायिका के समान है। ये दो पक्षी आकाश में विहार करने के लिए अपने दोनों पंखों को फैला करके उड़ने को जो है वो उद्यत बैठे हैं। अगला है, तारी आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोवे हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटा कुछ बोले हैं। सो तारे मतलब होता है टिमटिमाते जो तारे होते हैं उनके विषय में बताते हैं। जर्रा मतलब प्रकृति का कण कण, प्रकृति का एक एक कण के विषय में कह रहे हैं। सब मतलब रात्रि के समय, सन्नाटा मतलब जो है एकदम एकांत माहौल जो होता है जिसमें पूरी तरह से रात्रि में सब कोई सो रहा होता है, चर अचर जड़ चेतन जब पूरी सभी लोग सो रहे होते हैं उस समय कवि क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं इसका वर्णन किया हुआ है। सो यह जो है ये पहला जो शेर था वो श्रृंगार परक था, संयोग श्रृंगार के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया था। ये दूसरा जो शेर है ये जो है वियोग परिप्रेक्ष्य में कवि ने बताया कि कवि को अपनी जो प्रेयसी है यानी नायिका है उसकी याद आ रही है। सो कहते तारी आंखें झपकावे हैं, जिस समय प्रकृति का कोना कोना सो रहा है। प्रकृति जो है, तारे जो है, जिस समय तारों को भी नींद आ रही है यानी रात्रि का अवसान हो रहा है, रात्रि बीत रही है, जिस समय जर्रा जर्रा प्रकृति का एक एक कण जिस समय सो रहा है, उस समय रात्रि के अंधियारी में, उस समय कवि को अपनी प्रेयसी की याद जो है, कवि की वेदना जो है, कवि की प्रेयसी की जो वेदना है वो उसको सता रही है। तो कहते हैं कि तुम भी सुनो हो यारो, सब में रात्रि के समय में ये जो सन्नाटा है ये सन्नाटा मुझसे कुछ कह रहा है, यानी रात्रि के अंधियारे में, रात्रि के सन्नाटे में कवि को अपनी प्रेयसी की याद आ रही है। अगला है, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे हैं और हम किस्मत को रो लेवे हैं। शांत रस पर आधारित यह जो शेर है इसमें कवि बताते हैं कि फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि हम हो अपनी और अपने किस्मत के विषय में चर्चा करते हुए कहते हैं कि मैं और मेरी किस्मत दोनों एक समान है। जिस तरह मेरे जीवन में निराशा है, अभाव है, कमियां हैं, और उसी तरह से जो किस्मत है वो किस्मत मेरे जीवन की असफलताओं को देख करके जो है दुखी होती है। मैं अपनी किस्मत को दोषारोपण करता हूँ और किस्मत जो है मेरी कमियों को, अभावों को देख करके दोषारोपण करती है। सो इस प्रकार कहते हैं कि हम हो चाहे मैं हूँ या मेरी किस्मत, दोनों को केवल एक ही काम, क्योंकि ये गज़ल है, हमने आपको ऑलरेडी क्लास में बता दिया था कि ये जो है शेर अलग, गज़ल जो होता है वो अलग अलग शेरों का समुच्चय होता है, अलग अलग
शेरों का जो होता है संग्रह होता है, और उसके जो प्रत्येक शेर होते हैं उसके विषय जो होते हैं वो भी अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसमें कवि ने बताया कि मैं हम हूँ या किस्मत, मैं हूँ या मेरी किस्मत, दोनों को एक ही काम मिला। दोनों निराशा के अंधकार में क्या है, डूबे हुए, दोनों जो है निराशा के भाव में पूरी तरह से लगे हुए हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला है। दोनों को केवल एक ही काम मिला है, क्या कि किस्मत जो है वो मेरी कमियों को, मेरे अभाव को देख करके रोती रहती है, और मैं अपने किस्मत को देख करके हमेशा, अपनी असफलताओं को देख करके, मैं किस्मत को देख करके रोता रहता हूँ। यानी कवि अपनी किस्मत पर दोषारोपण करते हैं, और किस्मत मेरी असफलताओं को देख करके, मेरी कमियों को देख करके दोषारोपण करती रहती है। इसी कारण हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। जो निराशा के जो बादल हैं, उस निराशा के बादल की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करने का कवि ने प्रयास किया है। अगला शेर है, अगले शेर में कवि ने क्या कहा कि जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। इसमें, इस शेर में कवि बताते हैं कि समाज में जो लोगों के मन में ईर्ष्या की भावना होती है, जलन का जो भाव होता है, वो किस प्रकार हमें जो है, जैसे हम कहते हैं कि एक उंगली अगर आप किसी के सब इशारा करते हैं तो बाकी सारी उंगलियां आपकी ओर इशारा करती हैं। हम अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और दूसरे की कमियों को हम चटकारे ले लेके सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि हम, जो मुझको बदनाम करें, जो लोग मेरी निंदा करते, बदनाम करना यानी निंदा करना, कवि कहते हैं कि जो मेरा उपहास उड़ाते हैं, जो लोग मेरी निंदा करते हैं, काश उनके पास इतनी समझ होती, काश उनके पास इतना विवेक होता, काश वो इतना सोच पाते कि वह मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरा पर्दा खोले हैं, वो मेरी निंदा करके मेरी कमियों को उजागर कर रहे हैं, या उसके पीछे छिपी हुई जो उनकी जो भावना है, मुझे बदनाम करने के लिए जो छिपी हुई उनके मन में जो कलुषित भावना है, वो मेरी कमियों को उजागर कर रहे हैं, कि अपनी जो ईर्ष्या का जो भाव है उसको प्रकट कर रहे हैं। ये उनके समझ से परे की चीज़ है। वो इतना नहीं समझ पा रहे कि वो मेरी निंदा नहीं कर रहे हैं, मेरी निंदा के माध्यम से इसके पीछे जो छुपे हुए उनके मनोभाव है, कलुषित मानसिकता है, उनकी कलुषित मानसिकता जो है वो प्रकट हो रही है। लेकिन वो इस बात से अवगत नहीं है, इस बात से वो पूरी तरह से अनभिज्ञ है। उन्हें लग रहा है कि वो जो है कवि की निंदा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो मेरी निंदा ना करके अपनी जो कलुषित मानसिकता है, वो कलुषित मानसिकता को अभिव्यक्त कर रहे हैं। अगला देखिए, ए कीमत भी अदा करें हम बदरुस्ती, ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कवि कहते हैं कि प्रेम जो होता है, प्रेम में भी जो होता है सौदा मतलब व्यापार, लेन देन, प्रेम में भी लेन देन की परंपरा जो है बनी हुई है। अगर आप भगवान से सच्चे मन से प्रेम करेंगे तो भगवान भी आपको सच्चे मन से आपको प्रेम करेंगे। अगर आप भगवान के प्रति प्रेम का भाव नहीं रखेंगे तो भगवान भी आपके प्रति जो है सच्चे प्रेम का भाव कभी भी नहीं रखेंगे। ए कीमत भी अदा करें, हम जो है उस चीज़ का कीमत अदा करते हैं। जो भी वस्तु आपको प्राप्त करनी होती है या जो भी वस्तु आप चाहते हैं, उसके लिए आपको कीमत तो देनी ही पड़ेगी। ए कीमत भी अदा करें, हम जो है पूरे हो बदरुस्ती, ए होशो हवास, बदरुस्ती माने सतर्क हो करके, होशो हवास मतलब चैतन्य अवस्था में, पूरे विवेक के साथ, पूरी समझदारी के साथ हम प्रेम का जो सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं। जो प्रेम में भी अगर आप किसी से प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके बदले में आपको प्रेम देना पड़ेगा। तेरा सौदा करने वाले, जो तुम्हारा सौदा करना चाहते हैं या जो तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं, वो तुम्हें तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वो उनके मन में पूरी तरह से समर्पण का भाव विद्यमान होगा। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं, जो लोग तुम्हें पाना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले तुम्हारा हो करके बनना पड़ेगा, यानी समर्पित होना पड़ेगा। अगर आपके अंदर समर्पण का भाव नहीं है तो आपको वह जो भी आपका इच्छित वस्तु है, जो भी आप पाना चाहते हो, वो कभी आप प्राप्त नहीं कर सकते।
हर चीज़ की एक कीमत होती है, तो प्रेम को प्राप्त करने के लिए भी उसकी कीमत व्यक्ति को देनी पड़ती है। तो प्रेम की दुनिया में भी यह जो है यह सिलसिला चलता रहता है। अगर आप किसी से कुछ चाहते हैं तो उसके बदले में आपको देना पड़ेगा। अगर आप किसी से भक्ति चाहते हैं तो उसके प्रति आपको आस्था रखनी पड़ेगी। अगर आप किसी से प्रेम चाहते हैं तो उसके प्रति प्रेम का भाव आपके अंदर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, आपने ये जो है बहुत प्रसिद्ध एक दोहा है, आपने सुना होगा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। अगला है, तेरे गम का पाशे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो लेवे। कवि कहते हैं कि समाज में एक कवि को अपने प्रेम में रत हो डूबा हुआ, रत माने डूबा हुआ, कवि को इस प्रकार प्रेम में डूबा हुआ संसार के लोग जो है देखना पसंद नहीं कर सकते, पसंद जो है नहीं करते। जो लोग भी किसी को देखते हैं कि किसी के प्रेम में लीन है, डूबा हुआ है, तो उसका उपहास बनाते हैं, मजाक बनाते हैं, तरह तरह के उस पर लांछन लगाते हैं, तरह तरह के ऊपर बात जो है कटाक्ष करते हैं। तो इस संदर्भ में कवि कहते हैं, मुझे जो है कवि ये वियोग श्रृंगार है कि कवि को अपने प्रेयसी की जो है वो याद सता रही है। कवि को अपनी नायिका की याद आ रही है, सो उसके तड़प में वह व्याकुल है। तो अपनी व्याकुलता को अभिव्यक्त करते हुए कवि बताते हैं कि मुझे तुम्हारे ना मिलने का मुझे गम है, तुमसे वियोग होने का, विछोह होने का मुझे गम है, और इसके साथ साथ इस बात का अदब माने लिहाज, इस बात का मुझे लिहाज भी है, और इसके साथ ही साथ मेरे कंधे पर जो सांसारिकता है, सांसारिकता का दायित्व भी है, मेरी सांसारिक जिम्मेदारियां भी हैं। सो इसको ध्यान में रखते हुए सबसे छिपा के, सबके सामने अपने हृदय की अनुभूतियों को मैं व्यक्त नहीं करता, इसलिए मैं सबसे छिपा करके, कोई जानने ना पाए, कोई इस बात को, मेरी वेदना को, मेरे कष्ट को कोई समझे ना, जाने ना, तो इसलिए मैं सबसे छिपा करके दर्द के मारे चुपके चुपके, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, चुपके चुपके यानी एकांत के क्षणों में अपने गम को मैं हल्का करता हूँ, यानी रोता रहता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अब तुम्हारे प्रेम में, वियोग में दुखी हूँ, और अपने दुख की जो अभिव्यक्ति है सबके सामने स्वच्छंद रूप से, मुखर रूप से नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसको जो है एकांत के क्षणों में अपने गम को मैं हल्का करता रहता हूँ, एकांत के क्षणों में मैं रोता रहता हूँ, अपने गम को हल्का करता हूँ। अगला है फितरत मतलब व्यक्ति का प्रवृत्ति, जैसे सांप की प्रवृत्ति है डसना, दुष्ट की प्रवृत्ति है दुष्टता करना। हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है, नेचर होता है, वो कभी नहीं परिवर्तित होता। तो कवि कहते हैं फितरत का कायम, यहाँ भी यह फितरत जो व्यक्ति का स्वभाव है वो यहाँ भी कायम है, स्थापित है। क्या? तवाजुन माने संतुलन बनाए रखने के लिए, यहाँ भी इस दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए यह जो है फितरत, यह स्वभाव आज भी स्थापित है। क्या करने के लिए? हुस्न और इश्क। हुस्न मतलब सौंदर्य, इश्क मतलब प्रेम और जो सौंदर्य की दुनिया है, प्रेम और सौंदर्य की दुनिया में संतुलन कायम स्थापित रखने के लिए प्रेम आलमो हुस्न इश्क, हुस्न और इश्क की दुनिया में सौंदर्य स्थापित रखने के लिए आज भी यही स्वभाव कायम है। कौन सा? कि उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। आप जितना ही अपने आप को समर्पित करोगे उतना ही वो चीज़ आपको प्राप्त होगी। तो प्रेम और सौंदर्य की दुनिया में भी यह बात कायम है कि अगर आप किसी को से कुछ पाना चाहते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। अगर आप इसको जितना समर्पण करेंगे उतना ही वस्तु आपको प्राप्त होगी। तो केवल व्यापार में ही नहीं, प्रेम और सौंदर्य की दुनिया में भी यह स्वभाव कायम है कि अगर आपको किसी से कुछ पाना है तो उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। अगर आप किसी से प्रेम चाहते हैं तो उसके प्रति आपके मन में समर्पण का भाव होगा। अगला है आबो ताब अशरार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक या हम मोती रो लेवे हैं। तो लोग मेरे कवि अपनी जो
ये शेर है, अपनी गज़ल की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि लोग मेरी कविता के, मेरे शेर को सराहना करते हुए, मेरे शेर की प्रशंसा करते हुए लोग कहते हैं आबो ताब, प्रशंसा करते कहते बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छे शेर है, बहुत सुंदर गज़ल आपने रचना की। तो उसके संदर्भ में कहते हैं कि आबो ताब अशरार न पूछो। इस कविता, आबो ताब अशरार माने चमक धमक, इस कविता की जो चमक धमक है इसके विषय में आप मत पूछिए। आबो ताब अशरार ना पूछे, कविता का जो चमक धमक है, बाहरी आकर्षण है, इसके विषय में आप मत पूछिए। तुम भी आंखें रखे हो, तुम भी समर्थ हो, आप भी समझदार हैं, आप भी कविता की कलात्मकता, कविता का सौष्ठ हो, कविता में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कविता में भावानुकूलता होनी चाहिए, सहजता होनी, इस सब बातों से आप भी तो परिचित हैं, आप भी तो समर्थ हैं, आप भी तो देख सकते हैं कि मेरी जो कविता है यह वाकई में, कविता में सौंदर्य है भी कि केवल दिखावा मात्र बनावटी होकर के यह कविता सुंदर बन पड़ी है। तो कवि कहते हैं कि आबो ताब अशरार न पूछो, ये कविता का जो बाहरी सौंदर्य है उसको देख करके इस तरह से उस पर फिदा मत हो जाओ, उसकी प्रशंसा आप मत करो। तुम आप भी समझदार हैं, आप भी काव्य की सूक्ष्मतम जो बारीकियाँ उसको आप भी समझते हो। आप ये समझो, ये जगमग बेतो, बेतो माने शेर, यह कविता का, यह शेर का जो सौंदर्य है ये बनावटी है या हम मोती रोले हुए हैं, या हमारे हृदय की अनुभूतियाँ हैं जो आँखों के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। आप भी तो समझदार हैं, आपको भी तो काव्यात्मक जो है कलात्मकता, आपको भी पता है कि कौन सी कविता किस प्रकार की सुंदरता जो है अपेक्षित होती है। सो कहते हैं कि आप भी समझदार हो, आप समझिए कि ये कविता केवल दिखावटी सौंदर्य के कारण सुंदर बन पड़ी है या इस कविता में वास्तविक रूप से कोई सौंदर्य विद्यमान है। अगला है, ऐसे में तू याद आया अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बापे गुनाह जग खोले हैं। कवि, ये भी वियोग परक जो है श्रृंगार है, उर्दू के शब्दों का इसमें बाहुल्य प्रयोग किया गया है कि कवि कहते हैं कि ऐसे में इस समय तुम मुझे याद आ रहे हो। कवि को अपनी जो प्रेयसी है उसकी याद उस समय तक बनी हुई है जिस समय अंजुमने में मैंने शराब की महफिल में, शराब की महफिल में जो रिंदे माने शराबी, जिस समय शराब की महफिल में शराबी जो है अपने गम को हल्का करने के लिए रात गए, अर्धरात्रि में, रात के समय में जो है वह शराब की महफिल में जा कर के अपना शराब पीते, अपना गम हल्का करते हैं। उस समय कवि को अपनी प्रेयसी की याद जो है वो सता रही है। जिस समय रात गए, रात्रि के समय में आकाश, गर्दू माने आकाश, जिस समय रात के समय में आकाश में फरिश्ते माने देवदूत जो होते हैं, जिस समय रात के समय में आकाश में जो फरिश्ते होते हैं यानी देवदूत जो लोग होते हैं वो लोगों के जो पापों का लेखा जोखा की गणना कर रहे होते हैं, उस समय कवि को अपनी प्रेयसी की याद आ रही होती है। अर्थात कि जिस समय पूरी दुनिया सो रही होती है, जिस समय सब कोई अपने कार्यों में निमग्न होता है, पूरी तरह से चिंता मुक्त होता है, उस समय भी कवि को अपनी चिंता जो है, कवि को अपने प्रेयसी की चिंता बनी हुई है। अगला, ये भी आत्म प्रशंसात्मक शेर है। सदके फिराक एजाज़े सुखन कि कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। लोग कहते हैं, कवि कहते हैं कि लोग मेरी शायरी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आपकी कविता बड़ी सुंदर है, आपकी कविता की पर्दों में तो मीर की गज़ल की जो सौंदर्य या खुशबू है वो आती है। बहुत अच्छी कविता, आप श्रेष्ठ कोटि की, उम्दा कोटि की कविता आप लिखते हैं। सदके माने समर्पित हो जाना, कुर्बान हो जाना, एजाज़े सुखन काव्यात्मक सौंदर्य, कैसे उड़ा ली ये आवाज़। कवि कहते हैं कि मेरी कविता के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के, मेरी कविता के सौंदर्य को लोग देख करके उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुमने ये आवाज़ कहाँ से उड़ा ली, उड़ा ली मतलब चुरा ली, आपने ये आवाज़ कहाँ से चुरा ली। और इन गज़लों के पर्दों में, इन गज़ल को सुनने के बाद जो है पाठक वर्ग जो होता है भाव विभोर होता है, पाठक वर्ग पूरी तरह से उसमें डूब जाता है।
ऐसा लगता है कि इन गज़लों में जो रहस्य छिपे हुए हैं, उन गज़लों को सुनकर मीर के गज़लों की याद जो है वो आती है। यानी कवि का जो शेर है वो इतना सुंदर है कि पाठक वर्ग को मीर की जो गज़ल है उस गज़ल की याद दिला देती है। तो उस सुंदरता को लोग देख करके भाव विभोर हो उठते हैं। ये इस प्रकार संक्षिप्त रूप से पूरी कविता की एक तरह से समरी के भावार्थ था। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। PDF में ऑलरेडी हमने इसका जो है शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य, उमंग, सौंदर्य जो है वो दे दिया है। तो इसको देख करके आप इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।